बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल हमने चर्चा की थी क्या परिवार एक समिति है। उसी संदर्भ में हम आगे और बात करेंगे क्या राज्य एक समिति है या नहीं है। बच्चों, राज्य एक समिति है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। और इस संदर्भ में उन्होंने एक तर्क दिया कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच समझकर किया जाता है। अतः राज्य क्या है? एक समिति है और इसका संबंध मुख्यतः राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है। मैकाइवर और पेज ने इसको दूसरे रूप में माना और इन्होंने कहा राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्च अथवा व्यापारिक क्लब के समान एक समिति है। लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ विशेष अंतर भी देखा जाता है। जैसा उन्होंने कहा कि राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। दूसरी ओर अपन ने समिति की जब बात की तो मैंने आपको कहा था कि समिति की सदस्यता क्या होती है? ऐच्छिक होती है। अगर व्यक्ति को आवश्यकता होती है समिति की तो वो सदस्य बनता है और आवश्यकता नहीं होती तो वो नहीं बनता। पर राज्य की सदस्यता क्या है? अनिवार्य है। तो इसलिए थोड़ा सा ये संशय पैदा होता है कि राज्य समिति है या नहीं है। इसी संदर्भ में फिर दूसरा एक तर्क और सामने आया कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है, लेकिन समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। इसके अतिरिक्त समिति का एक निश्चित भूभाग नहीं होता, जबकि राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। भूभाग समिति की विशेषता नहीं है, लेकिन समुदाय की विशेषता है कि एक समुदाय की एक निश्चित भूभाग होता है। राज्य के पास अपनी एक प्रभुसत्ता होती है, एक शक्ति होती है जिनके माध्यम से वो क्या करता है? कानून बनाता है और उन कानूनों को मानने के लिए अपने सदस्यों को क्या करता है? बाध्य करता है। और जो सदस्य उनका उल्लंघन करता है उनको वो दंडित भी करता है। इसलिए अपन कहेंगे कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार होती है जो राज्य में व्यवस्था बनाए रखती है, कानून व्यवस्था के तहत पूरी अहम भूमिका निभाती है वो। इसलिए राज्य अन्य समितियों से, समिति तो है लेकिन अन्य समितियों से कुछ भिन्न प्रकार की समिति है, इसलिए इसे एक विशिष्ट प्रकार की महासमिति भी कहा जा सकता है। इस तरह से बच्चों अपन ने ये वाली बात की। इसके बाद अब बात आती है क्या समिति और समाज एक ही है या अलग अलग है। तो अब जब हमने इसकी परिभाषा और विशेषताएं देखी, इसके बाद हमारे सामने कुछ अंतर इसके स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। उनकी चर्चा भी मैं यहाँ करूँगी और ये आपके छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। समिति एवं समाज में अंतर। बच्चों, इसको भी हम पूर्व में जैसे अंतर करते आए हैं ठीक उसी प्रकार से दो कॉलम बनाएंगे, पहला समिति का और दूसरा समाज का। सबसे पहले हम लिखेंगे समिति क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। और समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों द्वारा समाज का निर्माण होता है। दूसरा है व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति क्या है? मूर्त है, इसका रूप दिखाई देता है, जबकि संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। और संबंधों के जाल के अमूर्त होने के कारण समाज क्या है? अमूर्त है। तीसरी बात हम कहेंगे समिति का निर्माण समाज के अस्तित्व में आने के बाद होता है। समिति का निर्माण समाज जब अस्तित्व में आ जाता है उसके बाद ही इसका गठन किया जाता है, जबकि समाज का अस्तित्व किसी न किसी रूप में पहले से ही रहा है, चाहे मानव असभ्यता के दौर से गुजर रहा हो या बर्बरता की अवस्था से। दोनों ही समय में जहाँ मानव था वहाँ समाज उपस्थित था। नेक्स्ट, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति सदस्यता ग्रहण करता है और उसके बाद वो उसको त्याग सकता है, जबकि
समाज की सदस्यता अनिवार्य होती है। व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना गया है और समाज की से पृथक व्यक्ति की कल्पना की नहीं जा सकती। नेक्स्ट, समिति एक अस्थायी संगठन है जबकि समाज क्या है, स्थायी संगठन है। फिर समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, जबकि समाज का विकास धीरे धीरे स्वतः ही होता चला जाता है। नेक्स्ट, समिति सहयोग की भावना पर आधारित होती है। समिति तब तक ही काम कर पाती है जब तक कि सदस्यों में सहयोग रहता है। असहयोग होते ही समिति भंग हो जाती है, जबकि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों प्रक्रिया पाई जाती है। और अंतिम बात अपन कहेंगे, व्यक्ति एक साथ कई समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत है और अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या कर सकता है, अलग अलग समितियों का सदस्य बन सकता है। जबकि व्यक्ति एक समय में एक ही समाज की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है या एक ही समाज से संबंधित हो सकता है। तो ये तो बात की हमने समिति और समाज के अंतर की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंस्टीट्यूशन या हिंदी में बोलते हैं संस्था। बच्चों, समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसलिए समिति, जब अपन ने कहा समिति क्या है, व्यक्तियों का एक समूह है और कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर इसका गठन किया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के हेतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था क्या है, एक व्यवस्था है जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाती है और उनको लागू करती है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। अर्थात जिन उद्देश्यों को लेकर समिति का निर्माण किया जाता है उनकी पूर्ति के लिए जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है। जैसे परिवार नाम की जो समिति है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, संतानोत्पत्ति करना, बालकों का पालन पोषण करना, सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और इन सब को पूरा करने के लिए विवाह नाम की एक संस्था है। विवाह क्या करती है, दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करती है। तो इनसे उत्पन्न संतानें क्या कहलाती है, वैध संतान कहलाती है। तो संतानोत्पत्ति, बालक का पालन पोषण और समाज की निरंतरता, इनको बनाए रखने की जो कार्य प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो क्या कहलाती है, विवाह है। और ये विवाह क्या है, संस्था है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे संस्था की परिभाषा की। बच्चों, मैकाइवर और पेज ने कहा, संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली है कि स्थापित रूप को या अथवा अवस्था को कहते हैं। ऑकबर्न ने कहा, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित जो प्रणाली है वो क्या कहलाती है, सामाजिक संस्था कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बोगार्ट्स की। बोगार्ट्स कहते हैं, एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया गया हो। तो इस तरह से बच्चों, इन सारी परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकल कर आता है संस्था का, तो हम कहेंगे सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे संस्था का उद्विकास। संस्था के उद्विकास को हम एक तालिका के रूप में देख सकते हैं। विचार क्या है, व्यक्तिगत हो सकते हैं। विचार प्लस विचार अनुसार आचरण एवं पुनरावृत्ति, ये क्या है, आदत बन जाती है।
जनरीति प्लस भूतकालीन अनुभव। जब जनरीतियाँ आदत में आ जाती हैं तो वो क्या बन जाती है? प्रथा बन जाती है। तो जनरीति प्लस भूतकालीन अनुभव मिलकर प्रथा का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रथा प्लस समूह की स्वीकृति। प्रथा प्लस समूह की स्वीकृति प्लस समूह कल्याण प्लस उपयोगिता, ये क्या बन जाएंगी? रूढ़ी। जब जनरीतियों में जन कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो रूढ़ी या लोकाचार बनाती है। और अंत में हम बात करेंगे रूढ़ी प्लस एक निश्चित संरचना। रूढ़ी प्लस एक निश्चित संरचना मिलकर क्या करती है? एक संस्था का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये संस्था का क्या हो गया? उद्विकास हुआ। अब हम बात कर रहे हैं संस्था की विशेषताओं की। बच्चों, गिलिन और गिलिन ने इन परिभाषाओं के आधार पर संस्था की कुछ विशेषताओं की चर्चा की है। उन विशेषताओं में पहली विशेषता है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा। जब जनरीति, प्रथा और रूढ़ी ये विकसित हो जाती हैं तो इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और तब ये नियम बन जाते हैं और कालांतर में ये संस्था का रूप धारण करते हैं। मतलब धीरे धीरे जब आदत में आ जाती है जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, तो ये क्या बन जाती हैं? संस्था का रूप धारण कर लेती है कि किस तरह से हम अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, इसके नियम निर्धारित हो जाते हैं। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई नियमों व कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। बच्चों, संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, नियमों और कार्यप्रणाली की व्यवस्था है। नियम कार्यप्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित और अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभ में जनरीतियाँ अलिखित कानून थे, धीरे धीरे समाज का विकास हुआ तो वो अलिखित कानून लिखित कानूनों में परिवर्तित हुए। तो ये नियमों की एक व्यवस्था है जो कालांतर में धीरे धीरे रूप परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है अमूर्त प्रकृति। बच्चों, संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, नियमों व कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था है, अतः इसे देखा नहीं जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि संस्था की प्रकृति क्या होती है? अमूर्त होती है। नेक्स्ट, अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर देते हैं। कोई भी कार्य प्रणाली लंबे समय तक अगर चलती है तो इसका मतलब क्या है? कि उसकी उस समाज के लिए उपयोगिता है। अगर उनकी उपयोगिता नहीं होगी तो धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा? पतन होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज की बहुत सारी परंपराएं बदलती जा रही हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो परंपराओं में भी समय के अनुसार परिवर्तन आता जा रहा है। नेक्स्ट, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। बच्चों, प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, विवाह एक संस्था है और ये विवाह एक संस्था है जो दुनिया के सभी समाजों में, जहाँ जहाँ समाज अस्तित्व में है वहाँ पर पाई जाती है। इसका स्वरूप भिन्न भिन्न है, कहीं बहुपति विवाह है, कहीं बहुपत्नी विवाह है, कहीं समूह विवाह है, कहीं एक विवाह है। ठीक है, तो लेकिन विवाह पाया हर समाज में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य जो है वो हमें दिखाई देते हैं इसमें प्रत्येक संस्था में। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपकरण। बच्चों, प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ अभौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जैसे भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन, ये सब क्या है? संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श मूल्य, कार्यप्रणाली,
ये क्या है? अभौतिक उपकरण है। हिंदू समाज में जब विवाह की हम बात करते हैं तो विवाह की वेदी, भौतिक तथा विचार, आदर्श मूल्य और कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं। तो विवाह में जैसे मंडप है, कलश है, धूप है, नवेद है, चावल है, मंत्र है, ये सब विवाह से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, जो कि भौतिक अथवा अभौतिक भी हो सकता है। जैसे क्रॉस चर्च का, ओम आर्य समाज का प्रतीक है। अलग अलग समाज का अलग अलग प्रतीक होता है, अलग अलग संस्था के अलग अलग प्रतीक होते हैं और जिनसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि किस संस्था का है। नेक्स्ट है परंपरा। बच्चों, प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित और अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में योगदान करती है। तो इस तरह से अपन ने देखा ये सारी व्यवस्थाएं कि क्या संस्था की विशेषताएं हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे संस्था के कार्य, महत्व और उदाहरण। बच्चों, संस्था के कार्य और महत्व के लिए हम पहली जो बात करेंगे वो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है। इस कारण संस्थाओं की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति साधन के रूप में मानी जाती है। जैसे शिक्षण संस्था, विवाह संस्था, परिवार नाम की संस्था मनुष्य की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा है व्यक्तियों के कार्य को संस्था क्या करती है? सरल बनाती है। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके ये स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है, उनकी दिशा क्या होगी, किस दिशा में उनको प्रयास करने होंगे। ये सारी कार्यप्रणाली ये निर्धारित करती है संस्था। नेक्स्ट है व्यवहारों में अनुरूपता। बच्चों, संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्यप्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका सहारा लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्था क्या करती है? व्यवहारों में अनुरूपता लाने का काम करती है। इसके बाद हम जो है वो है व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। संस्था अपने सदस्यों पर नियंत्रण करने के लिए उनको व्यवहार करने का एक तरीका सजेस्ट करती है, एक तरीका निर्धारित करती है। प्रत्येक सदस्यों को उसी के अनुरूप आचरण करना होता है। नेक्स्ट है संस्कृति की वाहक। संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से इस संस्कृति की रक्षा होती है, उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का प्रमुख साधन है। इसके बाद नेक्स्ट है स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। बच्चों, संस्था व्यक्ति को एक पद प्रदान करती है, पद के अनुरूप उसकी भूमिका का निर्धारण करती है। और इसके बाद जो है हम कहेंगे कि जैसे संस्था है, विवाह संस्था है, इसके द्वारा एक पुरुष को पति और एक स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है। तो इसके लिए एक कुछ निश्चित कार्यों को निर्धारण होता है कि पति क्या करेगा और पत्नी क्या काम करेगी। और अंत में जो है वो हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती हैं, इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक होता है। ऐसी दशा में संस्थाएं क्या होती है? बदलती हैं। समय के साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयास करना होता है, तभी सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। तो इस तरह से आज बच्चों पर ने ये किया है। आगे हम कल करेंगे समिति और संस्था में अंतर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल।